जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार स्टडीज सेंटर पर। आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप E1 बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास नंबर 5 को। इसके पहले 4 कक्षाएं हो चुकी हैं, 4 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसका कि प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जा करके देख सकते हैं। आज की ये 5वीं क्लास है और इसमें MCQ क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार के MCQ क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कंप्यूटर सेट्स पे मिलेंगे और 4 विकल्प दिखेगा, उसमें से कोई जो विकल्प सही होगा उसी पे आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके देना है उत्तर। तो चलिए, आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। पौधे के आनुवंशिक लक्षणों में पौधे के तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है भाई। पौधे के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन कर वांछित लक्षणों को उत्पन्न करने की विधि कहलाती है। मान लीजिए कि कोई पौधा है, उसमें कीड़े लग जा रहे हैं, जितनी बार वो पौधा उग रहा है उसमें कीड़े लग जा रहे हैं। अब उसमें हम बाहरी जीन को इंटर करा के प्रविष्ट करा करके ऐसा उसमें परिवर्तन कर दें कि जो अगला पौधा उत्पन्न हो, पैदा हो, ठीक है, ब्रीड हो, तो उसमें वो कीड़े ना लगे। ठीक है, उसके जो आनुवंशिक लक्षण थे क्या थे? पौधे के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि कीड़े लग रहे थे। अब वांछित लक्षण क्या है हमारा? कि कीड़े ना लगे। तो पौधे के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन कर वांछित लक्षणों को उत्पन्न करने की विधि कहलाती है क्या? ऊतक संवर्धन, पादप प्रजनन, या फिर एकल कोशिका प्रोटीन, अंग्रेजी में सिंगल सेल प्रोटीन कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पौधे के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन कर वांछित लक्षणों को उत्पन्न करने की विधि क्या कहलाती है? पादप प्रजनन कहलाती है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है प्रोफेसर स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है प्रोफेसर आयंगर, सी ऑप्शन है प्रोफेसर कश्यप और डी ऑप्शन आपका प्रोफेसर माहेश्वरी। यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर स्वामीनाथन, या कहीं कहीं पर आपको MS स्वामीनाथन लिखा मिल जाता है। तो यही ऑप्शन आप सभी का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा भी गया प्रश्न है। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से प्रोटीन समृद्ध सूक्ष्म जीव है। इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसमें प्रोटीन की प्रचुरता है, वो प्रोटीन से बिल्कुल समृद्ध है? समृद्ध का अर्थ अंग्रेजी में समझिए तो रिच है। प्रोटीन रिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ए ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, बी ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, सी ऑप्शन है स्पाइरुलिना और ऑप्शन नंबर डी क्या है? एस्परजिलस। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्पाइरुलिना क्या है? यह एक साइनोबैक्टीरियल एल्गी है जो कि चारों ऑप्शंस में से प्रोटीन रिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहां स्थित है? अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है मनीला फिलीपींस, सी ऑप्शन है वाशिंगटन DC और ऑप्शन नंबर डी है बीजिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको आप लोग IRRI कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? मनीला फिलीपींस में स्थित है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो भाई साहब, उत्परिवर्तन से, संकरण से, जर्म प्लाज संग्रह से, या फिर इन सभी से? उत्परिवर्तन कह सकते हैं म्यूटेशन से, संकरण कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन से, जर्म प्लाज संग्रह कह सकते हैं जर्म प्लाज कंजर्वेशन से, या फिर ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा इन सभी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विभिन्नता देखिए उत्परिवर्तन से भी उत्पन्न होती है, हाइब्रिडाइजेशन से भी उत्पन्न होती है और जर्म प्लाज
कंजर्वेशन से भी उत्पन्न होती है। अतः इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। छठवां प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न 2022 में काफी पूछे गए हैं। ठीक है, पूछा गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है, मुंबई में स्थित है, हैदराबाद में स्थित है या फिर पटना में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है भैया, तो नई दिल्ली में स्थित है, जो कि हमारे देश प्रिय भारत की राजधानी है। जबकि मुंबई की बात कर लें तो महाराष्ट्र की राजधानी है, बिहार की बात कर लें तो पटना की बात कर लें तो बिहार की राजधानी है, और हैदराबाद कहां की राजधानी है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य का संलयन, ध्यान दीजिएगा, जीव द्रव्य का संलयन क्या कहलाता है। दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य का संलयन क्या कहलाता है, या कहलाता है संकरण, कायिक संकरण, जैव प्रबलीकरण या फिर उत्परिवर्तन। यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। दो कोशिकाओं के जीव द्रव्य का संलयन, फ्यूजन, है ना। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 8 नंबर का, कुक्कुट की देसी नस्ल है। तो सबसे पहले देखिए कुक्कुट क्या है, यह है क्या है भैया, मुर्गा। तो मुर्गे की देसी नस्ल क्या है, असील, जर्सी, रोडे आइलैंड रेड या फिर व्हाइट लेग हॉर्न। यहां पे इस प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा, कुक्कुट की देसी नस्ल है, अपने भारत देश की पाई जाने वाली नस्ल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, असील। इसी को इंडियन गेम भी कहा जाता है। जबकि बात करें जर्सी की तो ये क्या है, ये एक गाय की नस्ल है। जबकि यहीं पर बात करें रोडे आइलैंड रेड की और व्हाइट लेग हॉर्न की तो ये क्या है, विदेशी नस्ल है। अब यहीं पर हम आपको बता दें कि कुक्कुट की देसी नस्ल इन चारों ऑप्शंस में से असील है। यदि यहीं पर आपको क्या मिल जाता, कड़कनाथ मिल जाता, ग्राम प्रिया मिल जाता, स्वरनाथ मिल जाता, पंजाब भूरा मिल जाता या फिर बसरा मिल जाता तो क्या हो जाता, यही आपका देसी नस्ल है। क्योंकि कुक्कुट की देसी नस्लों में, मुर्गे की देसी नस्लों में असील या इसी को इंडियन गेम कहा जाता है, और आपका कड़कनाथ ले लीजिए, ग्राम प्रिया ले लीजिए, स्वरनाथ ले लीजिए, पंजाब भूरा ले लीजिए, बसरा ले लीजिए, ये सारे क्या हैं, मुर्गे के या कह सकते हैं कुक्कुट के देसी नस्ल हैं। जबकि यहीं पर मुर्गे की विदेशी नस्लों की बात करें तो इसमें आपका व्हाइट लेगहॉर्न आ जाता है, रोडे आइलैंड रेड आ जाता है। इस प्रकार की नस्लें क्या है, विदेशी नस्लें हैं। यहीं पर आपका भाई देखिए हाइब्रिड तो है, किसी भी चीज का हाइब्रिड भी तो बन गया है यहां पर। तो हाइब्रिड नस्लों की बात करें तो इसमें आपका HH 260 ये क्या है, मुर्गे का हाइब्रिड है। वहीं पर बात करें और एग्जांपल्स की तो IBL 80 क्या है, ये भी मुर्गे का हाइब्रिड नस्ल है। तो चलिए इसको बिल्कुल थ्योरी की क्लास में शानदार तरीके से समझाएंगे। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का, निम्न में से कौन सी भैंस की उन्नत नस्ल है। ठीक है, भैंस की उन्नत नस्ल है, उन्नत नस्ल पूछा गया है ना। तो साहीवाल, मुर्रा, देवनी या फिर सुनंदिनी। 4 विकल्प स्क्रीन पर है। पहला है साहीवाल, दूसरा विकल्प है मुर्रा, तीसरा विकल्प है देवनी और ऑप्शन नंबर डी है सुनंदिनी। तो निम्न में से कौन सी भैंस की उन्नत नस्ल है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। तो भैंस की उन्नत फसलों की यदि बात करें तो इसमें प्रमुख नस्ल जो आपकी आती है वो मुर्रा है। गांव में आप लोग कहावत देखते होंगे कि जब लोग दूध इधर उधर बर्बाद करने लगते हैं या ज्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो गांव में कहावत है कि का हो तोहरे घर मुर्रा भैंस लागत ही। ये कहावत आपने सुना होगा, है ना। तो ये मुर्रा भैंस क्या है, ये मुर्रा भैंस की उन्नत नस्ल है। अब वहीं पर हम बात करें भैंस का, अगर आपसे जंतु वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो क्या, बॉस ब्यूबेलिस, ये क्या है, भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है। अब भैंस के उन्नत नस्लों की बात करें तो इसमें आपकी मुर्रा भैंस आ जाती है, सूरती आ जाती है, जाफराबादी नस्ल आ जाती है, भदावरी नस्ल आ जाती है। ये सारी क्या है, भैंस की अच्छी नस्लें हैं। जबकि साहीवाल की, यहीं पर हम गाय की बात कर लें तो गाय का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बोस इंडिकस। अब गाय में देखिए साहीवाल हो गई, गिर हो गई, जर्सी हो गई, लाल सिंधी गाय हो गई, फ्रीजन हो गई। अब देखिए फ्रीजन को गांव में लोग क्या कह देते हैं कि है इनके यहाँ फ्रीजियन गाय है।
है ना। तो इस तरह से आप प्रश्न का आंसर यहां पर समझ गए होंगे। निम्न में से भैंस की उन्नत नस्ल पूछा था, तो यहां पे मुर्रा का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया और यह भी बताया कि गांव में कहावत है कि तोरे यहाँ मुर्रा भैंस लगती है। चलिए प्रश्न संख्या 10 स्क्रीन पर है। मैरिनो नर भेड़, देखिए मैरिनो नर भेड़ व बीकानेरी बकरी, मैरिनो नर भेड़ व बीकानेरी बकरी के संकरण से बनी उन्नत नस्ल कौन सी है? ठीक है, मैरिनो नर भेड़ और बीकानेरी बकरी का जब संकरण कराया गया तो उससे एक नस्ल बनी और वो नस्ल उन्नत थी। तो कौन सी नस्ल है? मेरीवी है, जाफराबादी है, करन स्विस है या फिर हिसार डेल है? तो यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैरिनो नर भेड़ व बीकानेरी बकरी के संकरण से बनी उन्नत नस्ल की जब हम बात करते हैं तो हिसार डेल यहां पर क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, 11 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है। सबसे पहले भ्रूण संवर्धन किया था, ठीक है, सबसे पहले भ्रूण संवर्धन किया हैनिंग ने 1904 में, हैबरलैंड ने 1902 में या फिर माहेश्वरी व गुहा ने 1064 में। देखिए बहुत पहले पूछ लिया 1064 ने, यह ऑप्शन आपका गलत होगा। उस समय विज्ञान यहां पर इतना ज्यादा विकसित नहीं था कि भ्रूण संवर्धन वगैरह किया जा सके। या फिर देखिए स्कूग व मिलर ने 1957 में। तो सबसे पहले भ्रूण संवर्धन किसने किया था? हैनिंग ने सन 1904 में भ्रूण संवर्धन का प्रयास किया था। तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैनिंग ने 1904 में भ्रूण संवर्धन सबसे पहले किया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए आप सभी क्या आ चुका है। इनमें से कौन दूध के सूक्ष्मजीवी किण्वन से प्राप्त उत्पाद नहीं है? तो दूध का जब किण्वन कराया जाता है तो केफिर प्राप्त होता है, ये एक प्रकार का पेय पदार्थ है। दही प्राप्त होता है, सबका पसंदीदा, और टोफू प्राप्त होता है। तो प्राप्त उत्पाद नहीं है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या होगा? आप सभी का सी करेक्ट हो जाएगा। ये सॉसेज जो है, सॉस जो है, ये आपका दूध के सूक्ष्मजीवी किण्वन से प्राप्त उत्पाद नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दही के विशिष्ट स्वाद के लिए उत्तरदायी है। दही के विशिष्ट स्वाद के लिए उत्तरदायी क्या है? लैक्टिक अम्ल और एसिडल्डिहाइड है। अतः ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त में से दोनों ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देखिएगा, सॉसेज दिया है, तो सॉसेज के नियंत्रित उत्पादन के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है? तो इसके लिए चार ऑप्शन है, ल्यूकोमोनास है, स्ट्रेप्टोकोकस है, पैडियोकोकस है और लैक्टोबैसिलस है। यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉसेज के नियंत्रित उत्पादन के लिए उत्तरदायी जीवाणु की जब हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पैडियोकोकस। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, एम्फोटेरिसिन है या फिर क्लोरएम्फेनिकॉल है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा निष्कासित किससे? पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस से निकाला था इन्होंने। पेनिसिलिन आपका क्या है? सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक है। साथियों आज उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो बिल्कुल थम्स अप कर दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, और साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है, तभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। साथ ही बैच से जुड़ने के लिए आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, ज्वाइन ग्रुप E1 बायोलॉजी लिख के। बैच 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है जिसकी फीस मात्र 199 रुपए है। इसमें जबरदस्त आपको तैयारी देखने को मिलेंगी। ये आप पढ़ने के बाद फिर फील कर पाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद फील कर पाएंगे कि हाँ हमारा बैच ज्वाइन करना सही था या गलत था। तो यहाँ पे आपको सोचने समझने का समय नहीं मिल रहा है। 2 से 2.5 महीना आपके पास समय है, 2.5 मंथ्स आपको यहाँ पर ले लीजिए कि टाइम है, तो तैयारी करना आवश्यक हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।